हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जिसमें इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कि द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, यानी भारत के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं कैसे जागनी शुरू हो गई। पहले तो ये समझ लो कि राष्ट्रवाद होता क्या है। जब एक जगह पे रहने वाले लोग अपने आप को कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर या किसी भी कॉमन रीजन से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे और किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अपना समझने लगे, किसी एलिगोरी को या किसी सिंबल को अपनी आइडेंटिटी मान लें, तो वो होता है राष्ट्रवाद। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम सब एक कॉमन ओरिजिन से आने वाले लोग हैं। आप लोग की भगवान राम के ही वंशज हैं, कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो आप साउथ इंडिया में जाएंगे, वहां भी अगर आप पूछेंगे कि आप किसके वंशज हैं, तो वो भी यही बोलेंगे हम लोग भगवान राम के वंशज हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इंडिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, आप उनका ओरिजिन पूछोगे तो वो बोलेंगे हम भारतीय हैं और सब भारत माता को ही अपनी भारत माता मानते हैं, उस एलिगोरी की पूजा करते हैं। ट्राई कलर, देखिए एक कपड़े पर 3 रंगों की बैंड्स बना करके एक चक्र बीच में डाल दिया और वो हमारे देश का पहचान बन गया, वो एक सिंबल बन गया। तो इस तरह की जो कुछ चीजें, कुछ सिंबल, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कॉन्क्रीट फॉर्म ले लेते हैं, जैसे भारत माता, ये कोई माता नहीं है, ना ये तुम्हारी माता है ना मेरी माता, वैसे ये सबकी माता है। तो ये कोई एक ऐसी कोई औरत नहीं है जो पैदा हुई थी हिंदुस्तान यहां धरती पे, नहीं। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हमने अपने देश को एक कॉन्क्रीट फिगर दे दिया, इसे एलिगोरी बोलते हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं जिससे लोग जुड़ जाते हैं और किसी देश से प्यार करने लगते हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग्स जाग जाती है, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रवाद। तो ये पैट्रियोटिक फीलिंग्स इंडिया के लोगों में कैसे जागी? तो देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में 19th सेंचुरी में ही और 18th सेंचुरी में ही बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए और ये जो आज़ादी की बातें हैं, वोट डालने का अधिकार, आज़ादी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सारे जो वर्ड्स हैं, सारे जो टर्म्स हैं, ये हिंदुस्तान से बहुत पहले यूरोपियन कंट्रीज में आ चुके थे और हमारे देश के जो स्कॉलर, एजुकेटेड लोग थे, वो किताबों के जरिए इन शब्दों के बारे में अवेयर हो चुके थे और अब वो सोचने लगे थे, उन चीजों को समझने लगे थे और वो इन आइडियाज को लोगों तक पहुंचा रहे थे, नॉवेल्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने अपनी प्रेस खोल ली और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लोगों को देश के प्रति प्यार जगाने के लिए, पैट्रियोटिक फीलिंग जगाने के लिए आर्टिकल लिखे जाते थे। और जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री रही है, जो बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बातें मैं कर रहा हूँ, गुप्ता डायनेस्टी की बातें कर रहा हूँ, अशोका द ग्रेट की मैं बातें कर रहा हूँ, और राणा प्रताप, राणा सांगा जैसे जो वीर। और महिलाओं की अगर बात करें तो झांसी की रानी, रानी पद्मिनी, बहुत सारी ऐसी लेडीज हुई हैं, वुमेन हुई हैं जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में, जिन्होंने बहुत ही ग्लोरियस, जिनकी हिस्ट्री है, बड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने। तो इस तरह की चीजों को लोकल लैंग्वेजेस के जरिए या फोल्क लॉर्स के द्वारा या जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग्स को कंपोज करके या हाइम्स बना करके, रोमांटिक या कल्चरल मूवमेंट चला करके, किताबों को पब्लिश करके, पेंटिंग के द्वारा, किसी भी जरिए से, मतलब ये स्कॉलर जो लोग थे, यही लोग लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहे थे। 1857 के बाद क्या हुआ? 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार को ये पता चला, ये महसूस हुआ कि भारत के लोग इस तरह का रिवोल्ट कभी भी कर सकते हैं और अगर इन्होंने ऐसा रिवोल्ट किया तो फिर इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स को ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में अपने हाथ में ले लिया। ये हम सब ये सब पढ़ चुके हैं ना। 1858 में इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। तो अब सारी पावर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली थी ब्रिटिश क्राउन ने और डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था इंडिया में। इंडिया के लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे नए नए कानून
या पॉलिसीज ब्रिटिश सरकार लेके आई ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। जैसे 1878 में 2 बिल पास किए गए। एक था आर्म्स एक्ट। ब्रिटिशर्स को मालूम था कि इंडियंस के पास हथियार नहीं होने चाहिए। अगर इनके पास हथियार होंगे तो जैसे सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 में, तो उन लोगों ने 1 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार थे। ब्रिटिशर्स ने उनको हथियार दिए थे, ट्रेनिंग दी थी अपने लिए, लड़ने के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन उन्होंने उसी हथियारों का यूज किया फिर 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उनको पता था कि इनके पास अगर आर्म्स होंगे तो कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। तो 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्म्स एक्ट बना दिया और इंडियन लोकल रूलर्स को बैन कर दिया कि आप यू कैनॉट कैरी द वेपन्स। बिना लाइसेंस के आप वेपन्स नहीं रख सकते, आपको पहले लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस का प्रोसीजर इतना टफ बना दिया कि किसी को भी आर्म्स नहीं मिलता था आसानी से। इसी साल एक और एक्ट बनाया जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है भाई? देखो, मैंने आपको बताया ना, ये पढ़े लिखे लोग ना लोकल भाषाओं में, लोकल भाषा ब्रिटिशर्स को तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो लोकल लोग हैं, हरियाणी भाषा उनको समझ में आती है, मराठी भाषा उनको समझ में आती है, मलयालम भाषा उनको समझ में आती है, सिखों को गुरबाणी समझ में आती है, सबकी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज है। तो ये बड़े स्मार्ट थे नेता। ये इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को नहीं समझाते थे, क्योंकि हमारे जो इंडियन थे वो इतने पढ़े लिखे थोड़ी ना थे कि वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। इलिटरेट थे, कम एजुकेटेड थे। कुछ लोग स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, जो इंग्लिश भी जानते थे और हिंदी भी जानते थे। तो ये लोग क्या करते थे, बड़े स्मार्टली तरीके से ब्रिटिश सरकार का काला चिट्ठा खोल के रखते थे, लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझाते थे और परसुएड करते थे, प्रोवोक करते थे, ट्रिगर करते थे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये बात जब ब्रिटिश सरकार के नॉलेज में पहुंची तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना दिया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इसमें सेंसर कर दिया प्रेस को कि आप लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर नहीं छापेंगे, और अगर आप छापते हुए पाए गए और उसमें कोई भी कंटेंट ऐसा मिला जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट है, तो आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे कानून सरकार ने बना दिए 1857 के रिवोल्ट के बाद। ठीक है, तो 1 मिनट जरा। इसी तरह का एक कानून था इल्बर्ट एक्ट। देखिए 1883 में एक इल्बर्ट थे, एक अधिकारी थे इल्बर्ट। वो एक नया बिल लेके आए। एक्चुअली वो क्या चाहते थे कि, तो ऐसा ही ये बिल था 1883 का इल्बर्ट बिल। इस बिल के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे कोई भी मुकदमा, इंडियंस के खिलाफ कोई मुकदमा जब कोर्ट में जाता था तो ब्रिटिशर्स उस मुकदमे को सुनते थे, तो उसी टाइम पे इंडियन जज भी होते थे। अब 1883 में इल्बर्ट बिल में ये कानून पास किया गया कि अगर कोई ब्रिटिश ट्रायल के लिए कोई ब्रिटिश अगर मुकदमा, कोई केस आएगा तो उसको इंडियन जज भी सुन सकते हैं, यानी इक्वेलिटी दी गई इंडियन जजेस को। लेकिन ब्रिटिश जज जो थे, वाइट जजेस जो थे, उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, रिवोल्ट किया कि नहीं, ये बिल नहीं होना चाहिए। तो फिर इस बिल को वापस लेना पड़ा सरकार को। जब ये बिल वापस इंप्लीमेंट करके दोबारा वापस लिया गया तो लॉयर्स ने स्ट्राइक कर दी, जजेस ने स्ट्राइक कर दी। एक कानून बनाया गया, फिर उसको तुरंत ब्रिटिशर्स के मना करने पे तुरंत उसको रिपेल कर लिया गया। तो इससे लोग बहुत एजिटेटेड हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे कानून, बहुत सारे बिल जो है ब्रिटिश सरकार ने पास किए, जिससे लोग जो है डिसकंटेंटेड हो गए। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई देश के अंदर। 1870s में, 1880s में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, मद्रास में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, पूना में, जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी काम करेगी। देश बहुत बड़ा है, लेकिन सब लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। दूसरा, सबको बोलने का तरीका नहीं होता। तो हम हर व्यक्ति को एज ए एम्बेसडर, राजदूत बना करके एज ए रिप्रेजेंटेटिव आगे नहीं भेज सकते। तो वो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अभी हम गवर्नमेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम वोटिंग करते हैं और बेस्ट ऑप्शन को चुन करके सरकार बनाने के लिए हम उसको मौका देते हैं, अपने बिहाफ पर दूसरों को मौका देते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वो सरकार चलाते हैं। तो ऐसा ही ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई ताकि जनता का रिप्रेजेंटेशन हो सके और हम पढ़े लिखे लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता था। और ये लोग फिर लोगों की प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाते थे और सरकार के सामने उस चीज को रखते थे। तो इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे लोगों में पनप रही है
और अब लोग इस बात का क्वेश्चन पूछने लगे कि ये भारत देश किसका है, यहां के रिसोर्सेज किसके हैं, सारी इकोनॉमी का फायदा कौन उठा रहा है? ब्रिटिशर्स, एक फॉरेन पावर जो हमारे देश में आकर के हमारे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। इस देश पर किसका अधिकार था? ये हमारा देश था, ये रिसोर्सेज हमारे थे। ब्रिटिशर्स को हम टैक्स पे करते हैं। कौन होते हैं ब्रिटिशर्स हमसे टैक्स लेने वाले? ये देश हमारा है, हम इसको सोवरेन तरीके से चला सकते हैं, और ब्रिटिशर्स हमें इंफीरियर समझते हैं। तो फिर हमें छोड़ दो, हम अपने आप अपनी सरकार चला के दिखा देंगे तुम्हें, वी कैन प्रूव इट कि वी आर एलिजिबल एंड बेटर देन यू। तो इस तरह से India is our country and all resources are meant for us. Britishers were exercising control over our resources and they were exploiting our people. इस तरह के आइडियाज जो है, ये न्यू पॉलिटिकल एसोसिएशन जो फॉर्म की गई थी 1870s में 1890s में, वो जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रही है, लोगों को एनलाइटन कर रही है, लोगों को समझदारी की तरफ, मतलब रैशनल आइडियाज जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है। तो कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी? जैसे पूर्णा, सावनी, ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद करने बहुत जरूरी है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताओ जो 1870s में बनाई गई नेशनल लेवल की। तो पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो दिसंबर 1885 में की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वो 1885 में दिसंबर में की गई। और इसकी स्थापना किसने की? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में इसकी फाउंडेशन हुई, और इसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे। देखिए, सारे ब्रिटिश ऑफिसर जो है सेम आइडियोलॉजी नहीं रखते थे, कुछ का थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग था। तो A.O. ह्यूम, लेकिन A.O. ह्यूम ने किसकी सहायता से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई? W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा के लिए काम आएगा, याद कीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो A.O. ह्यूम एंड व्योमेश चंद्र बनर्जी के प्रयासों से इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, ये पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी भी इसी को ज्वाइन करेंगे, और बाकी के जो बहुत ही हाई लेवल के जो एलिट लीडर्स होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स, वो इस पार्टी का हिस्सा बनेंगे, और यही पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी बन जाएगी जो बाकी सारी पार्टी से ज्यादा काम करेगी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। तो दोस्तों, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के मन में जगाई गई। ठीक है, नए हाइम्स क्रिएट किए गए, नए पेट्रोटिक सॉन्ग्स कंपोज किए गए, पेंटिंग्स बनाई गई, एलिगोरी बनाई गई, और लोगों को समझाया गया। पढ़े लिखे लोगों ने अवेयरनेस फैलाई। अब लोगों ने ये क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर दिया, ये देश किसका है, ये रिसोर्सेज किसके हैं, और अब उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू कर दी। तो चलो, यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि नेशनलिज्म का इमरजेंस हो गया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, और अब जो है फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गई है। अब लोगों ने अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से के सामने रखना शुरू कर दिया है। शुरू में 1885 से लेकर के 1905 तक जो लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थोड़े से मॉडरेट आइडिया वाले लोग होंगे, जो कि नरम दल के, हिंदी में बोलते हैं नरम दल के नेता। वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे, वो बॉयकॉट करना नहीं चाहते थे, वो सिविल डिसोबीडियंस नहीं करना चाहते थे, वो आमने सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कोई जो है कंटेस्ट नहीं करना चाहते थे या कंपैक्ट नहीं करना चाहते थे। वो तो सिर्फ प्रेयर्स के द्वारा, रिक्वेस्ट के द्वारा अपनी बातों को आगे रखते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, इफ यू आर फाइटिंग फॉर अ ट्रू कॉज, देन योर एनिमी विल ऑल्सो स्टार्ट टू एक्सेप्ट इट और अडेयर इट। तो उनका ये मानना था, अगर आप सच्ची बात को कहोगे, सच्चाई के लिए लड़ोगे, तो आपकी जीत होगी। तो ये लोग नरम दल के नेता थे, मॉडरेट जिनको कहते हैं। मॉडरेट्स के बाद में फिर एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है। इसके बाद
अब जो मेन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।